का ऑनलाइन स्टडी विथ मोहन सिंह की यूट्यूब क्लासेस में हम पढ़ रहे थे राजस्थान जीके के मेवाड़ इतिहास के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे मेवाड़ के इतिहास में कल से आगे वाले वीडियोस में जिन शासकों को पढ़ा था उनके आगे के शासकों के बारे में, जिनमें मुख्यतः हम पढ़ेंगे अकबर के द्वारा जीते गए युद्धों के बारे में, जिनमें हमने पढ़ लिया था हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में पढ़ लिया था। प्रताप के कुछ जो है कार्य जिनके बारे में हमने नहीं पढ़ा था, और प्रताप के बाद वाले जो शासक हैं उनके बारे में हमने नहीं पढ़ा था। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था कि 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी नामक स्थान के ऊपर अकबर की सेनाओं के और महाराणा प्रताप की सेनाओं के बीच में हल्दी घाटी नामक युद्ध हुआ, जिसको अनेक इतिहासकारों ने अलग अलग नाम से पुकारा। दोस्तों मैंने कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि वास्तविक रूप से ये युद्ध किसी निर्णय के ऊपर नहीं पहुंचा था, और अकबर जो है इस युद्ध को लड़ने के लिए नहीं आया था। इसकी झूठी खबर एक सैनिक मेहतर खां के द्वारा फैलाई गई थी, जिससे अकबर की हारती हुई सेनाओं में वापस जोश आ गया और पुनः वो युद्ध के लिए तैयार हुए। लेकिन ये युद्ध बेनतीजा रहा था। दोनों ही सेनाओं का जो है बहुत भयंकर नुकसान हुआ, आर्थिक और जनहानि बहुत अधिक हुई। उसके बाद में जो अगले ही साल 1577 ईस्वी में अकबर ने स्वयं आकर के सेनाएं लेकर के गढ़ संगठित करके मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया दोस्तों, और मेवाड़ को जीत लिया। मतलब मेवाड़ का जो क्षेत्र था उसके ऊपर अधिकार कर लिया, और उदयपुर जो कि उदय सिंह के द्वारा बसाया गया था उसका नाम बदल करके उदयपुर का नाम उसने जो है मोहम्मदाबाद कर दिया। उसके बाद में दोस्तों अकबर का एक सेनापति था जिसका नाम था शाहबाद खान। शाहबाद खान के द्वारा कुंभलगढ़ जो कि महाराणा प्रताप के कब्जे में था उसके ऊपर 3 बार लगातार 3 वर्षों तक आक्रमण किया गया दोस्तों, जो 1577 में, 1578 में और 1579 ईस्वी में 3 बार आक्रमण किया। लेकिन जो है उसको 3 बार के आक्रमण के बाद भी उस कुंभलगढ़ के किले को जीत नहीं पाता है दोस्तों। इस प्रकार से अकबर जो था पूरे जीवन काल में कभी भी जो है महाराणा प्रताप जो था अपने जीवन काल में कभी भी जो है अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करता है। और जब वो उसके मुगल सेनाओं ने जब महाराणा प्रताप का अधिकतर क्षेत्र जीत लिया, अधिकतर किलों के ऊपर जो है अकबर का जो है अधिकार हो गया था। इन सब के कारण महाराणा प्रताप जो है आर्थिक रूप से कमजोर हो गए। सेना जो थी, संगठित सेना थी, वो बिखर गई और असंगठित रूप से सैनिकों की कमी हो गई, तो युद्ध की स्थिति में नहीं था। उस दौरान महाराणा प्रताप ने अपना जो जीवन है वन में घूम घूम करके, जैसा कि आप जो है उसके बारे में महाराणा प्रताप के बारे में गाना है कि जो है घास की रोटी खा करके उसने जीवन बिताया, और उसका जो बेटा जो था उसका नाम था अमर सिंह। दोस्तों उसमें गाने की बोल भी आते हैं कि नानो सो अमृत ची के पड़ियो वन बिलावड़ो ले भाग्यो घासरी रोटी, ऐसे कुछ बोल आते हैं। उसी दौरान जो है अकबर जो था वो महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए बार बार प्रयास कर रहा था, लेकिन दोस्तों महाराणा प्रताप जो था वो जो है अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाह रहा था। इसी समय की घटना है जो कि उस घटना को जो है शेरपुर की घटना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। शेरपुर जो जगह है वो मेवाड़ क्षेत्र में एक जगह है जहाँ पे 1580 में एक घटना घटती है। अकबर जो था बार बार अपने अलग अलग सेनापतियों के द्वारा सेना को जो है संगठित करके मेवाड़ के ऊपर बार बार आक्रमण कर रहा था, और महाराणा प्रताप को जो है अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश करने का कार्य कर रहा था। उसी दौरान शेरपुर नामक स्थान के ऊपर अकबर ने अपने एक सेनापति जिसका नाम था रहीम। दोस्तों ये वही रहीम जी हैं जिनके बारे में दोहे हमने छोटी क्लासों में पढ़े हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटका है, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। इस प्रकार के जो है दोहे हमने पढ़े हैं, उन्हीं रहीम जी के द्वारा लिखे हुए हैं। वो रहीम जी अकबर के सेनापति के रूप में मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करने के लिए शेरपुर नामक स्थान के ऊपर जाते हैं। एक दिन की वाक्य है कि महाराणा प्रताप जो है जंगल में शिकार के लिए निकल जाते हैं, और उनका बेटा भी जो है जिसका नाम अमर सिंह था वो भी
जो है वन में दूसरी तरफ निकल जाता है। उसी दौरान रहीम जी जो कि अपनी बेगमों को लेकर के जो है आक्रमण के लिए जाते हैं। रहीम जी संयोग से जो है अपनी बेगमों को जो है अपने रहने के स्थान पे छोड़ करके वो भी जंगल में निकल लेते हैं। इसी दौरान अमर सिंह ने रहीम जी की सभी बेगमों को बंदी बना लिया और अपने पिता महाराणा प्रताप के पास ले गए। जब महाराणा प्रताप को इस घटना के बारे में जानकारी मिली कि इनका पुत्र जो है अमर सिंह वो रहीम जी की बेगमों को बंदी बना करके ले आया है, तो महाराणा प्रताप बहुत व्यथित हुए, दुखी हुए और उन्होंने कहा कि हमें जो है जो देशता है, हमारी जो लड़ाई है अकबर से है, ना कि इन रहीम जी की बेगमों से। इसलिए महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को आदेश दिया कि इन बेगमों को ससम्मान के साथ पुनः जो है रहीम जी के पास छोड़ के आएं। तो दोस्तों इस घटना से जानकारी मिलती है कि महाराणा प्रताप कितने जो है महिलाओं के प्रति अपना सम्मान रखते थे और जो है अपनी जनता और आपसी जो है जो दुश्मनी है वो किसी व्यक्ति विशेष की दुश्मनी किसी दूसरे से नहीं निकालना चाहते थे। दोस्तों उसके बाद में ये जो है पूरा जीवन महाराणा प्रताप ने जो है संघर्ष में बिताया। इन सभी जो घटनाओं के बाद में पुनः जो है महाराणा प्रताप की सेनाएं और मुगल सेनाएं जो है दिबेर नामक स्थान के ऊपर 1582 ईस्वी में दिबेर नामक स्थान के ऊपर महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के मध्य युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो है अमर सिंह जो है महाराणा प्रताप की सेनाओं का नेतृत्व कर रहा था और अकबर की सेनाओं का नेतृत्व कर रहा था सुल्तान खान नामक सेनापति। दोस्तों बहुत भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में फाइनली जो है महाराणा प्रताप विजयी होते हैं और अकबर का जो सेनापति था सुल्तान खान उसको जो है अमर सिंह के द्वारा उसको जो है मार दिया गया। इस प्रकार दोस्तों महाराणा प्रताप के द्वारा पुनः जो जितने खोए हुए किले थे उनमें से लगभग सभी किले वापस जीत लिए गए। इन सभी बातों का जो है वर्णन आधुनिक इतिहासकार अंग्रेजी साहित्य के इतिहासकार जिनका नाम जेम्स टॉड है वो अपनी पुस्तक में इस जो युद्ध है दिबेर का युद्ध, इस युद्ध को जो है मेवाड़ का मैराथन के नाम से पुकारते हैं। अर्थात ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला युद्ध था जिसमें फाइनली जो है मेवाड़ की विजय हुई। दोस्तों इस प्रकार अकबर के ऊपर जो अंतिम अकबर के द्वारा जो महाराणा प्रताप के ऊपर आक्रमण करने के लिए अंतिम दल भेजा गया वो दल भेजा गया था जगन्नाथ कछावा के रूप में। जगन्नाथ कछावा ने अकबर की तरफ से अंतिम आक्रमण किया था महाराणा प्रताप के ऊपर। दोस्तों ये जगन्नाथ कछावा वही है जो कि जयपुर राजघराने के जो हैं आने वाले शासक जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे। और अंतिम जो है आक्रमण अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप इन्होंने किया, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप को ये अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाते हैं। और दोस्तों महाराणा प्रताप ने इनका पीछा करते हुए जो है मालपुरा टोंक तक जो है उनकी सेनाओं का पीछा करके वापस जगन्नाथ कछावा को खदेड़ दिया और मालपुरा में जो है एक शिव मंदिर और एक तालाब का निर्माण भी महाराणा प्रताप ने करवाया था। उसके बाद में जब क्योंकि अकबर जो है बार बार आक्रमण कर रहा था लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे महाराणा प्रताप, तो अंतिम में जो है उसने अकबर ने जो है ये विचार त्याग दिया कि महाराणा प्रताप को वो अपनी अधीनता स्वीकार करवा पाएगा। उस समय कुछ समय के बाद में जो अंतिम जो शासनकाल का समय था महाराणा प्रताप का उसमें जो है युद्ध जो आक्रमण कम हुए तब जाकर के महाराणा प्रताप ने अपने राज्य क्षेत्र की तरफ ध्यान दिया और कुछ निर्माण कार्य करवाए। उन्होंने सबसे पहले महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी जो थी सबसे पहले राजधानी बनाई चावंड जो कि उदयपुर में स्थित है और चावंड में उन्होंने जो है चामुंडा माता का मंदिर भी का निर्माण भी करवाया। दोस्तों चावंड के बारे में मुख्य विशेषता यह है कि मेवाड़ जो शैली की चित्रकला जिनके अपने राजस्थान की संस्कृति के वाले टॉपिक में राजस्थान चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, उस मेवाड़ की जो चित्रकला है वो चावंड से प्रारंभ होती है और उस चावंड की चित्रकला में एक मुख्य चित्रकार जो थे जिनका नाम मुख्य रूप से लिया जाता है उनका नाम था नसीरुद्दीन। दोस्तों महाराणा प्रताप के जो है दरबार में न केवल महाराणा प्रताप युद्ध प्रिय था और अपने शासनकाल के समय मंदिरों का निर्माण करवाया उसने और अपनी राजधानी को जो है नए रूप से जो है बसाया। बल्कि महाराणा प्रताप के दरबार में बहुत सारे विद्वान भी थे जिनमें से चक्रपाणि मिश्र नाम के विद्वान थे जिन्होंने की 3 किताबें लिखी थी जिन किताबों का नाम है राज्याभिषेक, मुहूर्तमाला और विश्ववल्लभ। दोस्तों एक और अन्य विद्वान जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है हेमरत्न सूरी महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान थे जिन्होंने गोरा बादल री चौपाई गोरा और बादल राव रतन सिंह के समय जो रानी
पद्मिनी के जो भाई थे गोरा, और बादल जो थे गोरा का भतीजा था, वो युद्ध में जिस प्रकार से वीरगति को अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ साका के समय वीरगति को प्राप्त हुए, उनके बारे में जानकारी मिलती है हेमरतन सूरी की पुस्तक के द्वारा। दोस्तों हेमरतन सूरी भी जो थे महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वानों में से एक थे। एक अन्य विद्वान जो थे राहुल नाथ त्रिवेदी। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात, भामाशाह। हाँ दोस्तों, ये वही भामाशाह है जिनके बारे में अपन राजस्थान सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जाती है। भामाशाह और ताराचंद ये दोनों भाई थे, ये भी महाराणा प्रताप के दरबार में जो थे विद्वान थे। और महाराणा प्रताप जिन्होंने, दोनों भाइयों ने, प्रताप जो कि बार बार युद्ध कर रहा था अकबर से, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी साथियों। इस आर्थिक स्थिति में भामाशाह और तारा ने महाराणा प्रताप की जो है आर्थिक सहायता की थी। इस कारण से भामाशाह जो है वो नाम प्रसिद्ध हुआ है। दोस्तों भामाशाह जो है अब आधुनिक काल में भी भामाशाह नाम जो है उस नाम के अनुसार ही जाना जाता है। अर्थात भामाशाह व्यक्ति वो होते हैं जो कि अपने पास स्थित कुछ पूंजी में से लोगों की भलाई के लिए अपना धन दान करते हैं, उनके वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए पैसा देते हैं, वो भामाशाह कहलाते हैं। दोस्तों ये भामाशाह शब्द जो है प्रताप के समय जो दरबारी विद्वान थे भामाशाह और ताराचंद, उनके नाम को जो है सुशोभित करता है। और अन्य विद्वानों में दोस्तों माला सांधु और रामा सांधु नाम के दो भाई थे, वो भी प्रताप के दरबार में विद्वान थे। दोस्तों महाराणा प्रताप ने जब आक्रमण कम हो गए थे अकबर के, उस समय लगभग सभी जगह, सभी के लिए महाराणा प्रताप ने मुगलों के से वापस जीत लिए थे, सिवाय चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ के किले को छोड़ करके समस्त जीता हुआ क्षेत्र मुगलों के द्वारा वापस उन्होंने ले लिया था। इन सभी संघर्षशील जीवन के साथ ही महाराणा प्रताप की जो जीवनी है वो 19 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप की मृत्यु चावंड में हो जाती है दोस्तों। और उनकी जो छतरी है, उनकी जो समाधि है दोस्तों, वो चावंड में ही है। याद रखने वाली बात है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? चावंड में है दोस्तों। और ये छतरी जो है 8 खंभों की छतरी है। उसके बाद में दोस्तों अगला शासक आता है महाराणा प्रताप के बाद में, उनका जो है पुत्र, इसका नाम था अमर सिंह प्रथम। दोस्तों अमर सिंह नाम था, अमर सिंह प्रथम इसलिए लगाया है क्योंकि आने वाले इसके जो बाद वाले शासक है उनमें भी नाम अमर सिंह, इसलिए इसको हम अमर सिंह प्रथम के नाम से सुशोभित करते हैं। दोस्तों इसका जो शासनकाल था 1597 से 1620 ईस्वी तक रहा। दोस्तों अमर सिंह के शासनकाल के समय मुगलों के द्वारा जो है आक्रमण तो नहीं किए जा रहे थे, लेकिन बार बार दबाव था कि मेवाड़ जो है, क्योंकि उस समय तक राजस्थान के लगभग सभी रजवाड़े और हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो राजघराने थे वो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, लेकिन मेवाड़ अभी तक भी राज सिंह के समय तक भी जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर पाया था और नहीं करवा पाए थे मुगल उनको, इस वजह से इसके ऊपर दबाव था। तो अमर सिंह जो था, अमर सिंह के समय जो है मेवाड़ और मुगलों के बीच में संधि हो जाती है। अमर सिंह भी अपने पिता की राह के ऊपर ही चल रहा था दोस्तों, अपने पिता महाराणा प्रताप की राह पे चल रहा था और वो भी मुगलों से किसी प्रकार की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाह रहा था। लेकिन अमर सिंह प्रथम का एक बेटा था जिसका नाम था करण सिंह, क्योंकि करण सिंह, अमर सिंह ने भी जो है बहुत कम इसका टेन्योर था, बहुत कम समय का शासनकाल था, लेकिन करण सिंह जो था वापस राज्य आने के बाद में करण सिंह जो है युवराज के रूप में और इनके जो है राजकारी के जो कार्य थे उनमें हस्तक्षेप करने लग गया था। तो अमर सिंह का जो पुत्र था करण सिंह, उसने पिता अमर सिंह के ऊपर दबाव डाला इस बात का कि पिताजी अब जो है मुगलों से संधि कर ली जाए, इसमें ही हमारी भलाई है। हालांकि अमर सिंह नहीं चाहता था, लेकिन करण सिंह के दबाव में आकर के जब अमर सिंह ने मुगलों से संधि की और वो संधि जो है 1615 ईस्वी में हुई दोस्तों, उस संधि को मेवाड़ मुगल संधि के नाम से भी जाना जाता है। ये जो संधि हुई थी वो जहांगीर जो कि अकबर का बेटा था उसके और अमर सिंह प्रथम के मध्य हुई थी। दोस्तों वास्तविक रूप से जो है अमर सिंह प्रथम जो है इस संधि में नहीं गया था, बल्कि इस संधि में जो है मेवाड़ की तरफ से जो प्रतिनिधि भेजे गए थे उनमें हरिदास और शुभकर्ण थे, और मुगलों की तरफ से खुर्रम, शाहजहां, ना तो जहांगीर गया था और ना जो है अमर सिंह गया था, ना करण सिंह गया था। तो
तो मेवाड़ की तरफ से जो हरिदास और शुभकर्ण को प्रतिनिधि के रूप में संधि करने के लिए भेजा गया, और जहांगीर का जो बेटा था खुर्रम, जिसको अपन शाहजहां के नाम से जानते हैं, वो मुगलों का प्रतिनिधि होकर के संधि में जाते हैं। लेकिन संधि की कुछ शर्तें होती है। सबसे पहली शर्त तो यह थी मेवाड़ के वालों की कि हम संधि तो आपसे कर रहे हैं, लेकिन मेवाड़ के महाराणा जो है मुगल दरबार में हाजिरी लगाने के लिए नहीं जाएंगे। अर्थात अमर सिंह जी जो हैं मुगलों के दरबार में मनसबदार बनकर के, दरबारी बनकर के, उसके जो है नवरत्नों में से एक बनकर के नहीं जाएंगे, बल्कि मेवाड़ वाले राजा अपने मेवाड़ में ही अपना राज्य क्षेत्र, अपनी प्रजा की सेवा करेंगे। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों मुगल जो थे दबाव से अधीनता स्वीकार करवा रहे थे, लेकिन मुगल भी आखिर में आकर के हार मान जाते हैं, और वो जो है मेवाड़ के जो शासक हैं उनकी शर्त को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दूसरी शर्त जो थी दोस्तों वो ये था कि मेवाड़ के महाराणा तो दरबार में नहीं जाएंगे, अगर मेवाड़ की तरफ से अगर मुगल दरबार में जाने की जरूरत पड़ी तो उनके युवराज अर्थात करण सिंह जो हैं वो दरबार में जाएंगे। और दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, दरबार में जाने के बाद उनको मनसबदार का पद दिया जाता था, जो कि 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10,000, 7,000 ऐसे मनसबदार की श्रेणी अलग अलग बांटी गई थी। और करण सिंह को सब शुरुआत में ही सबसे पहले जो है 5,000 का मनसब बनाया गया, मनसबदार बना दिया गया। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, इन दो बातों के बाद में तीसरी संधि का जो हिस्सा यह था कि ये संधि तो कर ली जाएगी, लेकिन मुगलों की तरफ से एक शर्त रखी गई कि शर्त रखने से पहले मेवाड़ वालों को जो है, मेवाड़ वालों ने ये कहा मुगलों को कि संधि के अंदर जो दो बातों के बाद तीसरी बात यह है कि जो हमारा चित्तौड़गढ़ का जो किला है जो मुगलों के अधीन है अभी तक भी, वो किला वापस दिया जाए। इस शर्त को मुगलों ने मान तो लिया, लेकिन इस शर्त के ऊपर भी उन्होंने एक शर्त जो है लगा दी। और दोस्तों वो शर्त ये थी कि मेवाड़ को चित्तौड़गढ़ का किला तो वापस दे दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों ये शर्त लगा दी गई कि चित्तौड़ के जो शासक हैं उस मेवाड़ के किले का की मरम्मत और पुनर्निर्माण नहीं करवाएंगे, क्योंकि दोस्तों अकबर की सेनाओं ने उस मेवाड़ के जो किला था, चित्तौड़ का जो किला था, उसको बहुत बुरी तरीके से क्षति पहुंचाई थी। और अगर उसका मरम्मत करा करके पुनः प्रारंभिक वास्तविक रूप में अगर ला दिया जाएगा तो हो सकता है कि आने वाले समय में अगर युद्ध की जरूरत पड़ती है मुगलों को, तो उनको जो है डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। इस वजह से मुगलों के द्वारा ये शर्त रखी गई कि मेवाड़ के जो चित्तौड़ का जो किला है उसकी मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। इन सभी शर्तों के बाद को लेकर के मुगल मेवाड़ की संधि हो गई। इस प्रकार इन सब बातों से प्रेरित होकर के उसके बाद में जो है जहांगीर ने इन सब बातों से जो है खुश होकर के, जो अकबर का बेटा जहांगीर था, उसने करण सिंह अर्थात महाराणा प्रताप का पौत्र और पुत्र अमर सिंह दोनों की जो मूर्तियां हैं वो आगरा के किले में लगवाई। दोस्तों अमर सिंह ने संधि, अमर सिंह जो था, क्योंकि जो अमर सिंह महाराणा प्रताप का पुत्र था वो अपने पिता के नक्शे कदम पे ही चल रहा था। अमर सिंह प्रथम करण सिंह के इस फैसले दबाव में आ गए थे, फैसला तो कर लिया मुगलों से, उसने संधि तो कर ली, लेकिन वो अपने आप को माफ नहीं कर सका, अपने आप में व्यथित रहा, क्योंकि वो अपने पिता के बताए हुए मार्ग के ऊपर चलना चाहता, वो अपने आप को मुगलों के अधीन नहीं करना चाहता था। इस वजह से जो अमर सिंह प्रथम है अपने अंतिम समय में, जिस समय वृद्धावस्था आ जाती है, उस समय जो है कुंभलगढ़ का किला छोड़ करके और नौचौकी नामक स्थान के ऊपर, नौचौकी स्थान जो कि राजसमंद में है दोस्तों, वहां जा करके जो है रहने लग जाता है दोस्तों। और वहां पे जो है अमर सिंह ने जो है राजसमंद नामक झील बनाई, और राजसमंद झील जो है कृत्रिम झील है राजस्थान की दोस्तों। इसके बारे में अपन और आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में हम करण सिंह के शासन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि उस समय तक जो है जो अमर सिंह था वो तो जाकर नौचौकी नामक स्थान पर रहने लग गया था। करण सिंह का शासनकाल 1620 से लेकर के 1628 तक रहा दोस्तों। करण सिंह ने मुख्य काम में जो है उन्होंने जग मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। जग मंदिर दोस्तों जो कि पिछोला झील में स्थित है, उनका निर्माण कार्य जो शुरू करवाया गया था दोस्तों, वो करवाया गया था करण सिंह के द्वारा, जिसको बाद में उन मंदिरों को पूरा करवाया दोस्तों जगत सिंह ने। और दोस्तों जो है करण सिंह ने जग मंदिर व जगत महल दोनों ही जो मंदिर बनवाए गए थे दोस्तों, मंदिर और महल बनवाए गए थे, वो पिछोला झील में स्थित है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जग मंदिर जो जगह है उस जगह के ऊपर खुर्रम अर्थात शाहजहां, जो कि अपने पिता से विद्रोह कर देता है,
अपने पिता जहांगीर से विद्रोह कर लेता है और जो है विद्रोह कर करके उसके जो राज्य क्षेत्र से जो है बाहर चला जाता है विद्रोह करके। और उस विद्रोह के दौरान खुर्रम को जो है शरण दी गई थी मेवाड़ के शासकों के द्वारा। मेवाड़ के शासक जो है उस समय खुर्रम था, सॉरी करण सिंह था, और करण सिंह के द्वारा उसको ठहराया गया था, उसको छिपाया गया था। वो इसी मंदिर में छिपाया गया था दोस्तों। इस मंदिर का नाम था जग मंदिर। दोस्तों करण सिंह ने उदयपुर में जो है कर्ण विलास और दिलकुश नामक महल भी बनवाए थे दोस्तों करण सिंह के बाद में जो अगला शासक आता है दोस्तों, करण सिंह की इतनी ही उपलब्धियां हैं मुख्य उपलब्धियों में। दोस्तों करण सिंह के बाद में आता है जगत सिंह प्रथम, जिसका शासनकाल 1628 से लेकर के 52 तक। दोस्तों जगत सिंह ने जो है उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। जगदीश मंदिर को जगन्नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये सपने में बना मंदिर है। दोस्तों सपने में बना मंदिर इसको कहा जाता है। और जो जग मंदिर बनाया गया था, जग मंदिर के जो वास्तुकार थे दोस्तों वो थे अर्जुन, भाणा और मुकुंद। अर्जुन, भाणा और मुकुंद ये थे जग मंदिर के वास्तुकार। इस जग मंदिर के ऊपर दोस्तों एक जगन्नाथ प्रशस्ति लगी हुई है। इस प्रशस्ति को लिखा था दोस्तों करसन भट्ट ने लिखा था दोस्तों। और दोस्तों इस जो है प्रशस्ति की विशेषता यह है, इस प्रशस्ति में जो है करसन भट्ट ने हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में भी जो है जानकारी लिखी है दोस्तों। और दोस्तों जगत सिंह ने उदयपुर में नौजूबाई का मंदिर बनवाया दोस्तों। और जगत सिंह जो था अपने शासनकाल के दौरान दानवीरता के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा दोस्तों जगत सिंह के बाद में अगला जो शासक आता है वो आता है राज सिंह द्वितीय। दोस्तों राज सिंह द्वितीय के बारे में अपन पढ़ते हैं। राज सिंह द्वितीय जो था उसने उस समय दोस्तों इसका जो शासनकाल था 1652 से 80 तक। दोस्तों इस समय जो शाहजहां के जो बेटे थे शुजा, मुराद, औरंगजेब और दारा, इन चारों में दोस्तों उत्तराधिकार का युद्ध होने लग गया। उस उत्तराधिकार के युद्ध के दौरान औरंगजेब जो था, जो बड़ा ही कट्टर जो है मुस्लिम जो है धर्म को मानने वाला था दोस्तों, औरंगजेब जो है वो जो है आकर के राज सिंह से उत्तराधिकार के जो संघर्ष युद्ध था उसमें राज सिंह से मदद मांगता है दोस्तों। और राज सिंह जो उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब को मदद करने के लिए समर्थन देता है दोस्तों। लेकिन राज सिंह समर्थन तो दे देता है लेकिन उसके साथ युद्ध करने के लिए नहीं जाता है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है। अर्थात मुगलों को जो चारों भाइयों में जो लड़ाई हो रही थी राज्य को लेकर के, राज्य को बंटवारे को लेकर के, जो कि शाहजहां के चारों पुत्रों में लड़ाई हो रही थी, उसको उत्तराधिकार के संघर्ष के नाम से जाना जाता है। उसमें राज सिंह औरंगजेब का साथ देने के लिए समर्थन तो दे देता है लेकिन युद्ध करने के लिए नहीं जाता। और उस युद्ध का फायदा उठा करके राज सिंह ने मुगलों के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाना चालू कर दिया। दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि मुगल मेवाड़ की संधि में एक संधि की गई थी कि चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण नहीं करवाया जाएगा। अब वहां से लेकर के अमर सिंह से लेकर के जो है राज सिंह के मध्य वाले शासकों ने चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण नहीं करवाया। लेकिन राज सिंह के समय जो उत्तराधिकार का युद्ध होने की वजह से मुगल शासकों में फूट का फायदा उठाने के चक्कर से राज सिंह ने जो है चित्तौड़ के किले का निर्माण करवाना चालू करवाया और उसको जो है पुनः वास्तविक रूप में पहले वाले रूप में उसका जो है पुनर्निर्माण करवाया। और साथ ही साथ उसने जो है कई मुगल क्षेत्रों को, जो कि अन्य क्षेत्र थे जो कि मेवाड़ क्षेत्र से बाहर थे, उनको भी अपने कब्जे में ले लिया, अर्थात उनको भी जीत लिया। और दोस्तों उसने जो है राज सिंह ने जो है अपने शासनकाल के दौरान जो है टिक्का दौड़ आरंभ की। टिक्का दौड़ दोस्तों जो है राज्याभिषेक के समय और युद्ध जीतने के समय की जाने वाली एक दौड़ प्रतियोगिता थी, उसका भी प्रारंभ किया। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, जिस समय उत्तराधिकार के संघर्ष युद्ध के बाद में जो है औरंगजेब राजा बन जाता है और राजा दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठने के बाद में औरंगजेब ने हिंदुओं को जो है जो नेस्तनाबूद करने की नीति अपनाई और हिंदू मंदिरों को जो है उन्होंने तोड़ना शुरू किया। उन हिंदू जो मंदिर थे उनको औरंगजेब के खिलाफ जाकर के जो है राज सिंह ने जो है हिंदू मंदिरों की रक्षा की दोस्तों। और दोस्तों औरंगजेब के खिलाफ ही दोस्तों औरंगजेब जो है अपने पिता की जैसे साम्राज्यवादी नीति, दोस्तों एक जानकारी वाली बात है कि औरंगजेब के समय मुगलों का जो था क्षेत्र था वो सबसे बड़ा क्षेत्र था, सबसे ज्यादा भूभाग के ऊपर कब्जा था। औरंगजेब जो था जो मेवाड़ के जिस समय मेवाड़ के शासक तो राज सिंह थे और मारवाड़ के शासक थे अजीत सिंह।
तो दोस्तों जिस प्रकार पिता उसके जो पूर्वज अकबर जो थे आक्रमण करके साम्राज्य फैला रहे थे, उसी नीति को बढ़ाते हुए औरंगजेब भी आक्रमण करके मंदिरों को तोड़ करके जबरन दबाव से युद्ध की नीति अपना करके अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा था। जिस समय औरंगजेब ने मारवाड़ अर्थात जोधपुर के ऊपर भी अपने शासन में मिलाने के लिए आक्रमण किया, क्योंकि कालांतर में पहले जोधपुर जो था मुगलों के अधीन आ गया, लेकिन जैसे जैसे मुगलों की जो स्थिति कमजोर होती गई, उत्तराधिकार का संघर्ष रहा, उस समय कुछ जो राजस्थान के जो राजा थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, अर्थात मुगलों की जो पकड़ से जो है क्षेत्र बाहर चले गए थे। उस दौरान जो मारवाड़ के शासक थे अजित सिंह, उन्होंने भी जो है औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था दोस्तों। और इधर मेवाड़ के राज सिंह थे, वो उन्होंने भी मना कर दिया। जब औरंगजेब मारवाड़ के शासक अजित सिंह के ऊपर आक्रमण करने के लिए जाते हैं, उस समय इधर से मेवाड़ के शासक जो राज सिंह थे वो अजित सिंह की सहायता करने के लिए जाते हैं। और इस प्रकार क्योंकि मेवाड़ के शासक थे वो थे सिसोदिया वंश के शासक और मारवाड़ के शासक थे वो थे राठौड़ वंश के शासक। इस प्रकार अजित सिंह और राज सिंह के मध्य जो एक गठबंधन होता है, उस गठबंधन को दोस्तों इतिहास में सिसोदिया राठौड़ सिसोदिया गठबंधन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इस प्रकार औरंगजेब के खिलाफ और दोस्तों एक बहुत बड़ी घटना, उसी समय औरंगजेब जिस समय राजस्थान के सभी रजवाड़ों के ऊपर आक्रमण कर रहा था, उस समय जो है रूपनगढ़ क्षेत्र में एक राजकुमारी थी जिसका नाम था चारुमती। दोस्तों ये घटना शायद लगभग आप सभी ने सुनी होगी। चारुमती जो थी एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी, जो कि उसके क्षेत्र के ऊपर जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए जो है फरमान जारी हुआ, लेकिन रूपनगढ़ के जो राजा थे उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और औरंगजेब को जो है चारुमती की सुंदरता के बारे में बताया गया। क्योंकि चारुमती जो थी, जो राजकुमारी थी, उनके मन में जो था प्रेम भाव जो था राज सिंह के प्रति था, अर्थात मेवाड़ के जो राजा थे उनके प्रति उनके मन में प्रेम भाव था और औरंगजेब चाहता था कि चारुमती को जो है वो अपनी रानी बनाए। इस प्रकार चारुमती ने जो है मेवाड़ के जो मुगल जो शासक थे उनके खिलाफ भला बुरा कहा। तो इन सब से जो है कुंठित होकर के दोस्तों औरंगजेब ने जो है रूपनगढ़ के ऊपर आक्रमण कर दिया, अर्थात राजकुमारी चारुमती के ऊपर आक्रमण कर दिया। इन सब बातों की जानकारी जब जो है मेवाड़ के शासक राज सिंह के पास पहुंची, तो राज सिंह ने चारुमती की रक्षा की और रक्षा करने के लिए दोस्तों अपने एक सेनापति, जिनका नाम दोस्तों उसकी जो घटना है वो भी आप अच्छी तरह से वाकिफ होगी दोस्तों। उनका जो सेनापति था जिसका नाम था रतन सिंह चुंडावत। दोस्तों वो ये वही चुंडावत है दोस्तों, रतन सिंह चुंडावत, जिनके बारे में अपन ने जो है मीर के समय दोस्तों और आगे वाले पिछले वाले वीडियोस में हमने पढ़ा था सलूम्बर के जो शासक है जिनको सेनापति हरावल दस्ता और राज तिलक की जिम्मेदारियां दी गई थी। तो रतन सिंह चुंडावत को जो है राज सिंह जो है जिम्मेदारी देकर चारुमती की रक्षा के लिए भेजते हैं। और दोस्तों उसी दौरान रतन सिंह चुंडावत है, उनकी नई नई शादी हुई थी और शादी हुई थी किसके साथ दोस्तों, एक हाड़ी रानी थी, जिसका नाम था सलह कंवर। दोस्तों ये घटना लगभग आप सबने सुनी होगी। सलह कंवर से शादी हुई थी, नई नवेली शादी हुई थी। तो जो रतन सिंह चुंडावत है वो अपनी पत्नी की याद के कारण जो है राणा जो राज सिंह थे उनके आदेश की पालना करने में हिचकिचा रहे थे। तो रानी जो सलह कंवर थी वो की जो कि हाड़ी रानी थी, वो अपने पति की इस कायरता से दुखी हुई और जब युद्ध में जा रहे थे रतन सिंह, तो रतन सिंह ने अपने सैनिकों को कहा कि आप जाइए और सलह कंवर से कुछ निशानी लेके आइए, और जिससे कि मेरे को याद आए तो उनकी निशानी देख करके जो है मेरे मन को सांत्वना दे दूं, क्योंकि रतन सिंह को जो है आदेश किया था चारुमती की रक्षा के लिए। जब इस बात की घटना की जानकारी उनकी हाड़ी रानी जो थी सलह कंवर को इस बात की जानकारी मिलती है, और तो हाड़ी रानी बहुत दुखी होती है और सोचती है कि अगर मेरी याद अगर मेरे पति को रहेगी तो वो अच्छे तरह से युद्ध नहीं कर पाएगा, और इसकी वजह से अगर युद्ध नहीं कर पाएगा, अगर हार हो जाती है तो मेवाड़ क्षेत्र को जो है बहुत बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तो इस घटना से व्यतीत होकर के जिस समय रतन सिंह ने सैनिक को निशान देने के लिए भेजा, जो सलह कंवर थी उसने अपनी कटार निकाली और अपना सर काट करके जो है रतन सिंह को भेंट कर दिया और भेज दिया। दोस्तों आपने सुनी होगी ये लाइन कि
चुंडावत मांगे निशानी सर काट दियो क्षत्राणी। दोस्तों गानों में भी एक बोल आता है, चुंडावत मांगे निशानी सर काट दियो क्षत्राणी। दोस्तों ये इसी घटना से प्रेरित होकर इसी घटना के बारे में वो जानकारी देती है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों राज सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान ना तो जो है मुगलों की जो संधियां थी उनको जो है न केवल उन्होंने तहस नहस किया, बल्कि अपने क्षेत्र का विस्तार किया, अपने पड़ोसी जो राज्य क्षेत्र थे उनकी रक्षा भी की और मुगलों के खिलाफ उन्होंने जो है विद्रोह भी किया। अब आइए दोस्तों अपन पढ़ते हैं राज सिंह की कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। राज सिंह ने जो है नाथद्वारा, जो वर्तमान में नाथद्वारा उदयपुर में स्थित है, श्रीनाथ जी का मंदिर जहां स्थित है दोस्तों, उस नाथद्वारा का जो मंदिर का निर्माण जो है दोस्तों राज सिंह के द्वारा करवाया गया। और दोस्तों जो नाथद्वारा है उसका प्राचीन नाम था दोस्तों सिहाड़। दोस्तों नाथद्वारा में जो नाथद्वारा के अलावा दोस्तों द्वारकाधीश मंदिर जो कांकरोली राजसमंद में स्थित है दोस्तों, उसका निर्माण भी राज सिंह के द्वारा करवाया गया। उसके अलावा अंबा माता जो उदयपुर में स्थित है दोस्तों, उस अंबा माता के मंदिर का निर्माण भी राज सिंह के द्वारा करवाया गया। दोस्तों इन सब के अलावा दोस्तों राज सिंह के दरबार में कुछ दरबारी विद्वान भी थे दोस्तों, और उन विद्वानों में से सबसे प्रमुख है रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग दोस्तों, तेलंग जो कि तेलंगाना का एक ब्राह्मण था, उसका दरबारी विद्वान था दोस्तों। उन्होंने दो प्रशस्तियां लिखी दोस्तों, एक प्रशस्ति है राज प्रशस्ति और दूसरी प्रशस्ति है अमर काव्य वंशावली। दोस्तों इस अमर काव्य वंशावली में दोस्तों सभी बप्पा रावल से लेकर के दोस्तों बप्पा रावत से लेकर के राज सिंह तक के जो राजा हैं उनके इतिहास का जो है क्रोनोलॉजी वंशानुक्रम दोस्तों इसमें लिखा गया है दोस्तों, और उनके बारे में की गई विजयों के बारे में, उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की जानकारी, युद्धों की जानकारी मिलती है दोस्तों। और इसी अमर काव्य वंशावली में दोस्तों प्रताप का जो एक भाई था, महाराणा प्रताप का एक भाई जिसका नाम शक्ति सिंह था, और महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की जानकारी भी इस अमर काव्य वंशावली से मिलती है दोस्तों। दूसरी जो प्रशस्ति है दोस्तों, इसको राज प्रशस्ति कहा जाता है, ये भी रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। आइए दोस्तों अपन जानते हैं राज प्रशस्ति के बारे में। दोस्तों राज प्रशस्ति जो है राजसमंद झील, जो कि दोस्तों राजसमंद झील जो थी, जो अमर सिंह के समय में अमर सिंह जो था अपने कुंभलगढ़ किले को छोड़ करके जो नौचौकी नामक स्थान पे चला जाता है, उस जगह राजसमंद झील बनी हुई है दोस्तों। और राज सिंह झील का जो निर्माण था वो करवाया था अमर सिंह ने करवाया था दोस्तों। और राजसमंद झील जो है उसका निर्माण जो था वो 1662 से लेकर 1676 के मध्य हुआ था दोस्तों। ये दोस्तों राजस्थान की पहली ऐसी झील है जो अकाल घात कार्यों के दौरान करवाई गई थी दोस्तों। इन सब कार्यों के कारण ही दोस्तों राज सिंह जो राज प्रशस्ति है वो जो है राज सिंह के द्वारा इस नौचौकी नामक झील के ऊपर राजसमंद झील के पास में लगवाई गई है दोस्तों। इन सब उपाधियों के कारण दोस्तों, इन सभी कार्यों के कारण दोस्तों राज सिंह को कुछ इतिहास में जो है उपाधियां भी सुशोभित की गई है। हाइड्रोलिक रूलक, हाइड्रो कहते हैं दोस्तों जल को, अर्थात बहुत अपने शासनकाल के दौरान बहुत सारी झीलों के निर्माण करवाने के कारण इसको हाइड्रोलिक रूलर के नाम से जाना जाता है। और दूसरी जो है उसको जो है उपाधि जो है वो दी गई है विजय कटकाटू, अर्थात अपनी सेनाओं के विस्तार से, अपने शासन के विस्तार के दौरान बहुत सारी सेनाओं को जीतने के कारण दोस्तों उसको विजय कटकाटू के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने मेवाड़ के इतिहास के बारे में पढ़ा, और अगले वीडियो में मेवाड़ का इतिहास पूरा हो जाएगा, उसके बाद में अपन मेवाड़ के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इन जितने भी वीडियो हैं उनको आप 1 बाय 1 करके देखते जाएं और अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें दोस्तों। और आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट्स करें और